तो ये है हमारा आज का वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है उसका जो पहला ये पेज मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखा है, जिसको अभी हम लोग थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे बिकॉज ये सब हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, ये याद रखना पड़ेगा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा पूरे एनिमल किंगडम में जितने फाइलम है उनमें से सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा स्पीशीज रहने वाला फाइलम ये है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, कितना स्पीशीज है इसमें, जितना भी टोटल स्पीशीज है उसका 2/3 या ऑलमोस्ट 70% ऑफ ऑल नेम स्पीशीज ऑन अर्थ में अभी तक जितना टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज का नाम दिया गया है उन्हीं को नाम दिया गया है, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उन सब में से 70% सिर्फ आर्थ्रोपोडी है। ठीक है, सो ये लोग इतना सक्सेसफुल एनिमल है, देयर नंबर्स आर सो ह्यूज कि पूरे एनिमल किंगडम का बाकी सब फाइलम 1/3 में है और ये एक फाइलम 2/3 स्पेस ले लेता है। अच्छा, प्लस जनरल कैरेक्टर में चल रहे हैं, दे इनहिबिट इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में रहता है, हर तरीके का हैबिटेट में रहने लायक एक मेंबर इस ग्रुप से होगा ही। लाइक ओशंस में रहता है किंग क्रैब, जिसको हम लोग लिमुलस भी बुलाते हैं, वो मैराइन कंडीशन में रहता है। फ्रेश वाटर में हम लोग को डेफनिया मिलेगा, साइक्लोप्स मिलेगा, CYCLOPS साइक्लोप्स। ठीक है ना, तो ये सब फ्रेश वाटर कंडीशन में रहता है। इंसेक्ट लैंड में हम लोग को कॉकरोच, लोकास्ट। ठीक है, लोकास्ट तो पता है, अभी लोकास्ट अटैक हो रहा है, लोकास्ट ग्रासहोपर जैसा दिखने में है। एयर में हाउस फ्लाई, मॉस्किटो लिख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये लोग फ्लाइट में ही रहता है, इसलिए हम लोग ने एयर लिखा है। हम लोग यहाँ पे ट्रीज लिख सकते हैं, हमको पता है ट्रीज में भी कुछ इंसेक्ट्स होता है, ट्री का बीटल, ट्री का टर्माइट, लाइक दैट। ठीक है ना, तो डिफरेंट डाइवर्स हैबिटेट में आर्थ्रोपोड्स को पाया जाता है। बायलैटरल सिमेट्री, ये तो पता है सब लोगों को। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पता है। सेगमेंटेड, इस फाइलम में हम लोग सेगमेंटेशन देखेंगे। एग्जांपल हम लोगों ने बेसिस में डिस्कस किया था, कैसा सेगमेंटेशन देखेंगे, स्यूडो सेगमेंटेशन। क्या है स्यूडो सेगमेंटेशन, वो सब भी क्लियर है। सीजोसिलोम, ठीक है, मतलब बॉडी में अभी भी सिलोमिक पाउचेस है और वो सिलोमिक पाउचेस मेसोडर्म के स्प्लिट में है। सीजोसिलोम का डेफिनेशन। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्टिंक्ट माउथ एंड एनस, एक्स्ट्रा सेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन, ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन होगा, सेल के बाहर, सेल के अंदर नहीं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम पुअर है एंड ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सी सिस्टम माने सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ये सब जनरल कैरेक्टर है, तुम लोग ये कनेक्ट कर जाओगे। अब हम लोग टिपिकल कैरेक्टर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका नोट बना लेना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और पहला कॉम्प्लिकेटेड एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला कैरेक्टरिस्टिक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉडी फॉर्म। ठीक है, तो बॉडी फॉर्म में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स को हम लोग को देखना है। ठीक है, जिसमें पहला जो है वो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन। दैट मीन्स इस ऑर्गेनिज्म में एक एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, दैट मीन्स बॉडी का एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बॉडी को बाहर से बचाए। ठीक है, जैसे कि हमारा एक्सोस्केलेटन नहीं, हमारा पास एंडोस्केलेटन है, उसके ऊपर मसल है। लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा भी हो सकता है कि अंदर में एक स्केलेटन है, उसके ऊपर मसल है, उसके ऊपर एक और स्केलेटन है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन हम लोग को इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है कि इनका बॉडी में एक, बॉडी के स्किन मसल के ऊपर भी एक कवरिंग है। ठीक है, और वो क्या चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। काइटिन क्या है, काइटिन इज अ कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड है। ठीक है ना। अच्छा, कैरेक्टर क्या है इस एक्सोस्केलेटन का, ये हार्ड है एंड वाटर प्रूफ है। ठीक है, अब हार्ड होने के वजह से ये क्या प्रोवाइड करेगा, हार्ड होने की वजह से द एक्सोस्केलेटन विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द मेन बॉडी एज वेल एज टू द इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर अगर एक स्केलेटन आ जाएगा तो स्केलेटन उस इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, एज वेल एज बॉडी को एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ओवरऑल एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा, वाटर प्रूफ होने के लिए क्या हो रहा है, प्रोवाइड्स द प्रिवेंशन अगेंस्ट द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवापोरेशन। अब हमारे बॉडी से क्या होता है, कंटिन्यूअसली हम लोग इवापोरेट करते हैं कि नहीं, गर्म के वजह से, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, in whenever we breathe out we are leaving some kind of water vapors along with that expired air. ठीक है, तो हमारे बॉडी से कंटिन्यूअसली एक वाटर लॉस होते रहता है, लेकिन जिनके स्किन के ऊपर काइटिनस एक्सोस्केलेटन बैठा हुआ है उसका वाटर लॉस नहीं होगा। इसका मतलब उसके बॉडी में वाटर का जो नीड है वो बहुत कम होगा। ठीक है, वो नीड इसलिए कम होगा क्योंकि हमारे बॉडी में नीड ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बहुत वाटर हमारे बॉडी से इवापोरेट करते रहते हैं।
इसलिए हमको पीना पड़ता है वाटर। अगर ये ऑर्गेनिज्म को पानी मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चलेगा, इसको पानी का इतना ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बॉडी से वाटर का लॉस होता ही नहीं है। ठीक है, वही लिखा है काइटिनस एक्सोस्केलेटन होने का फायदा बॉडी को क्या होगा, ये होगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 वेल डिफाइंड रीजन। फिर इसका जो मेन बॉडी है एक आर्थ्रोपोडा का, वो 3 प्रॉपर रीजन्स में डिवाइडेड है। क्या क्या नाम है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ऐसा ही तो होता है कि इंसेक्ट देखने में हेड से यहाँ से क्या निकलेगा, ऐसे एंटीना निकलेगा, है ना। फिर ये थोरैक्स से क्या निकलेगा, ऐसे करके विंग्स निकलेगा, ठीक है, पैर निकलेगा, ऐसे लग रहा है इंसेक्ट जैसा। तो ये है इंसेक्ट का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, जिसमें उसका बॉडी मेनली डिवाइडेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, ठीक है, व्हिच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका जॉइंटेड अपेंडेजेस। मतलब अपेंडेजेस क्या होता है, ये जो मेन बॉडी है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, ये मेन बॉडी से कोई भी प्रोजेक्शन जो बाहर आ रहा है और जो बहुत ही एक लंबा टाइप का प्रोजेक्शन है, कोई छोटा सा अगर प्रोजेक्शन है तो वो तो पेपिला में कंसीडर हो जाएगा, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्शन बहुत लंबा है, जैसे कि इंसेक्ट का एंटीना बहुत लंबा प्रोजेक्शन, माउथ पार्ट्स बहुत लंबा प्रोजेक्शन, समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा विंग्स बहुत लंबा प्रोजेक्शन, मेन बॉडी से कितना स्ट्रेच होता है, कितना दूर तक आता है, लेग्स लंबा प्रोजेक्शन, ये सब जो लंबा प्रोजेक्शन है वो सब अपेंडेज होगा। और इनका अपेंडेज है जॉइंटेड अपेंडेज। मतलब अगर मैं आज इस इंसेक्ट को उल्टा करके देखूं तो मुझे क्या दिखाई देगा कि इसका जो ये पकड़ लो हेड है, ये थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है ना। लेग्स जो है वो थोरैक्स से निकलता है, तो थोरैक्स का जिस पॉइंट से लेग निकलेगा, ठीक है, वो एक ही पॉइंट से दोनों लेग जुड़ा हुआ होगा। मतलब वो एक ही पॉइंट होगा जहां से ये दोनों लेग जुड़ा हुआ भी है, एज वेल एज इसी एक पॉइंट से वो निकल के आया है। ठीक है, अब चलो कोई इंसेक्ट ऐसे वॉल में चल के जा रहा है, तो हम लोग जब उसको देख रहे हैं ऐसे करके वॉल में चल के जा रहा है, तो वो हम लोग उसका क्या देख रहे हैं, डोर्सल साइड देख रहे हैं, ये है वो डोर्सल साइड। उस इंसेक्ट को अगर मैं उल्टा कर दूं तो उल्टा करने से मुझे ये दिखाई देगा कि उसका जो थोरैक्स रीजन है, थोरैक्स रीजन से ऐसे ऐसे करके पैर निकलता है, वेंट्रल साइड में हम लोग देखेंगे। और ये जो पैर निकल रहा है ये सब ज्वाइंटेड है, एक ही पॉइंट से इनका ओरिजिन है, एक ही पॉइंट से ये लोग कॉमन फंक्शन करता है, उसी को हम लोग ज्वाइंटेड अपेंडेज बोलते हैं। ठीक है, दैट मींस वन पॉइंट ऑफ ओरिजिन, वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट एंड बोथ द अपेंडेज विल फंक्शन सिमिलरली, दैट इज व्हाट ज्वाइंटेड अपेंडेज मीन। तो आर्थ्रोपोड के बॉडी से जितना भी अपेंडेजेस निकलेगा मोस्ट ऑफ देम ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होगा, चाहे वो एंटीना हो, चाहे वो लेग्स हो, चाहे वो विंग्स हो, सब ज्वाइंटेड अपेंडेज है, माने एक ही पॉइंट से उनका ओरिजिन है। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। तो आई होप ये बॉडी फॉर्म का कैरेक्टर समझ में आया होगा, इसका नोट बना लो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कशन किया है। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, इस शेडेड इंटरवल्स, कुछ रेगुलर इंटरवल्स में कुछ दिन बाद जो आर्थ्रोपोड है वो आर्थ्रोपोड अपना जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है उसको शेड कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, इक्डाइसिस और मोल्टिंग। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं ये इक्डाइसिस या मोल्टिंग एक इंसेक्ट को अगर करना होता है तो क्यों करना होता है उसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे उस चीज को समझने के लिए मैं एग्जांपल लूंगा हमारे कॉमन हाउस होल्ड इंसेक्ट का। कॉमन हाउस होल्ड इंसेक्ट सबसे कॉमन, सबके घर में ऑलमोस्ट हाउस होल्ड एरियाज में ये पाया जाता है। ठीक है, कॉकरोच का मैं एग्जांपल लिखता हूँ। तो अगर कुछ पूछा जाए कि कॉकरोच का डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बहुत बार बात किया है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है, इस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हम किसको बोलते हैं, जब एग होगा, एग से अगर डायरेक्टली जो यंग वन फॉर्म होगा, वो यंग वन अगर एडल्ट के जैसा दिखने में सेम है तो इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे हमारा, हम लोग जब बर्थ लेते हैं हम लोग दिखने में एडल्ट के जैसा सेम होते हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट माने जब एक के बाद जो यंग वन आएगा, इन केस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो यंग वन है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कॉकरोच के यंग वन को हम लोग बुलाते हैं निम्ब। और ये निम्ब जो है, दिस निम्ब डज नॉट लुक सिमिलर लाइक द एडल्ट, मतलब ये एक लार्वल स्टेज का जैसा है या एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। ठीक है, ये अगर एडल्ट के जैसा देखने में सिमिलर नहीं है, माने डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसको कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये एडल्ट के जैसा दिखेगा, अभी तो ये नहीं दिखता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग निम्ब यंग वन। ये बाद में जाके ये क्या बनता है, ये बन जाता है एडल्ट। ठीक है, इस निम्ब को एग से निकलने के बाद ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम लगता है। ठीक
ठीक है। और इस 1 ईयर में इस नीम को करना पड़ता है कितना मोल्टिंग, 13 मोल्टिंग्स करना पड़ता है। 13 मोल्टिंग माने 13 टाइम्स ये नीम अपना एक्सोस्केलेटन छोड़ता है, फिर से एक नया एक्सोस्केलेटन डेवलप करता है, फिर कुछ दिन बाद फिर से मोल्टिंग करेगा, फिर अपना एक्सोस्केलेटन छोड़ेगा, फिर से कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, फिर एक और एक्सोस्केलेटन छोड़ेगा, फिर कुछ दिन ऐसे ही रहेगा, लाइक दैट। इस प्रोसेस को हम लोग मोल्टिंग बुलाते हैं। और इस नीम को मोल्टिंग करना पड़ता है टू बिकम एडल्ट, ठीक है। तो ये जो नीम है, ये नीम एडल्ट के जैसा सिमिलर नहीं है, इसको मोल्टिंग कर करके एडल्ट के जैसा बनना पड़ रहा है। तो क्या डेवलपमेंट हुआ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। अब हम लोग समझते हैं ये मोल्टिंग में ऐसा क्या होता है जिसके वजह से ये नीम एक एडल्ट बनता है, ठीक है। ध्यान से, ये जो नीम है, ये नीम अपना जो एक्सोस्केलेटन है, जब ये अंडा से निकल के आएगा, फर्स्ट सपोज ये अंडा से निकल के आया 1 जनवरी को, अंडा से निकल के आया, हैच हुआ 1 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद ये जो नीम है, ये क्या करेगा, विद इन 4-5 डेज ये अपना एक्सोस्केलेटन बना लेगा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बना लेगा, ठीक है। अच्छा, जब काइटिनस एक्सोस्केलेटन एक बार बन जाता है, उसके बाद वो एक्सोस्केलेटन क्या करता है, बॉडी को कंप्रेस करके पकड़ के रखता है, बॉडी को ग्रो होने नहीं देता है। दैट इज द टाइम जब इस नीम को, ठीक है ना, क्या करना पड़ेगा, पहला मोल्टिंग करना पड़ेगा। वो क्या करेगा, अपना जो टाइट एक्सोस्केलेटन है उसको छोड़ देगा, छोड़ के बाहर आएगा, ठीक है। उसको छोड़ देगा, छोड़ के बाहर आएगा, बाहर आके उसका पीछे डोर्सल साइड में या बॉडी के जहां पे भी एक्सोस्केलेटन रहता है, वहां पे एक नया एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन होगा, लेकिन उसको फॉर्म होने में कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। उस नया एक्सोस्केलेटन को फॉर्म होने में कुछ टाइम चाहिए। तो उस टाइम में क्या होगा, बॉडी का जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो थोड़ा सा ग्रो कर लेगा, ठीक है। तब तक वो जो एक्सोस्केलेटन है, वो एक्सोस्केलेटन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मोल्टिंग करना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मोल्टिंग, ठीक है। ये मोल्टिंग ये लोग क्यों करता है, ठीक है। ये नीम पहला मोल्टिंग इसलिए करेगा क्योंकि जब वो अपना प्रीवियस एक्सोस्केलेटन छोड़ देगा और नया एक्सोस्केलेटन बनने में कुछ टाइम गैप है, समझ में आ रहा है। पहला मोल्टिंग क्या माने, एक्सोस्केलेटन छोड़ के एक यॉन्ग, मतलब एक उसके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म बाहर आया, उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी में काइटिनस एक्सोस्केलेटन को फॉर्म होने में 4-5 दिन का टाइम है। वो 4-5 दिन में बॉडी को प्रॉपर रूम मिलेगा टू डेवलप द ऑर्गन्स। जब बॉडी को प्रॉपर रूम मिलेगा टू डेवलप द ऑर्गन, तो करेगा, डेवलपमेंट शुरू करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से एक्सोस्केलेटन बन जाएगा, फिर डेवलपमेंट रुक जाएगा। फिर क्या उपाय है, डेवलपमेंट चालू करना है, माने इस एक्सोस्केलेटन को शेड करो, फिर मोल्टिंग, फिर बाहर आएगा, फिर कुछ दिन टाइम मिलेगा, ऑर्गन्स ग्रो करना चालू करेगा, फिर रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके 13 मोल्टिंग करना पड़ता है एक नीम को क्या बनने में, एडल्ट बनने में, ठीक है। तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया। तो यहाँ पे यही लिखा है, दिस माने मोल्टिंग अलाउज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी और इट्स पार्ट्स बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रूम स्पेस फॉर द ग्रोइंग ऑर्गन्स, ठीक है। दैट मीन्स नया ऑर्गन्स को डेवलप होने में थोड़ा टाइम चाहिए। वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन बहुत टाइट होता है, वो होने से नहीं होगा। तब क्या करना पड़ेगा, वो प्रीवियस काइटिनस एक्सोस्केलेटन को छोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, नया काइटिनस एक्सोस्केलेटन बनने तक का कुछ टाइम चाहिए, 4 दिन 5 दिन कुछ टाइम, उस टाइम में ऑर्गन्स ग्रो करेगा। लेकिन 4-5 दिन बाद फिर से एक्सोस्केलेटन काइटिनस बन जाएगा, फिर रोक लेगा, फिर उस काइटिनस एक्सोस्केलेटन को हटाएगा, फिर बाहर आएगा, फिर काइटिन को डिपॉजिट होने में थोड़ा टाइम मिलेगा, उसमें ऑर्गन ग्रो करेगा, फिर डिपॉजिट हो गया, फिर उसको शेड, फिर बाहर, ठीक है। आई होप ये पोर्शन समझ में आया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स इंसेक्ट्स में हम लोग को 4 टाइप्स देखने को मिलेगा, जिसमें से 3 टाइप्स यहाँ पे डिस्कस किया, 4th वाला नेक्स्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला जो है वो है गिल्स, और गिल्स किन में हम लोग को मिलेगा, देखने में मिलेगा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, ठीक है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स देखने को मिलेगा, और वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स कौन है, ये प्रॉन, क्रैब, ये सब आर्थ्रोपोड्स है, ठीक है। ये सब इंसेक्ट्स है, जो प्रॉन क्रैब हम लोग खाते हैं वो इंसेक्ट्स होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल्स कैसे मदद करता है, देखो। फेरिंग्स के थ्रू वाटर H2O इन होने का जगह है, इसके थ्रू वाटर ऐसे ऐसे फेरिंग्स के थ्रू आएगा, आके वो कहाँ आ जाएगा, वाटर गिल्स में आ जाएगा। गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसका वाल जो है वो एक्सट्रीमली पतला है, और उसके वाल के पास से जाता है एक ब्लड वेसल, वो भी एकदम थिन वाल वाला। दैट मीन्स ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल कौन होगा, ये होगा कैपिलरी, जो जिसका वाल सबसे थिन होता है। तो इस ब्लड वेसल के थ्रू क्या ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, माने ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम है, और इधर से ये बाहर का वाटर गिल्स के थ्रू पास होगा। तो जब ये ब्लड
और ये गिल्स का वाटर यहाँ पे है और ब्लड इधर पे है, तो गिल्स के वाटर से ब्लड में क्या चला जाएगा, ऑक्सीजन, और ठीक है, और यहाँ पे ब्लड से गिल्स के वाटर में क्या आ जाएगा, CO। जैसे ही एक्सचेंज हुआ, यहाँ का ब्लड क्या ब्लड बन जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो यहाँ से निकलेगा, हार्ट को चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज ऐसे हो रहा है। होने के बाद यहाँ जो वाटर है, वो वाटर क्या करेगा, ऐसे करके आएगा, माउथ से होते हुए बाहर हो जाएगा। तो मछली जो बार बार माउथ खुलता है, वो मुंह से पानी निकालने के लिए खोलता है, घुसाने के लिए नहीं। ठीक है, अच्छा, तो ये है गिल्स कैसे ऑपरेट करता है और कौन कौन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है, इसको हम लोग क्या बुला रहे हैं, बुक गिल्स। ये किस में पाया जाता है, अब पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है किंग क्रैब, या इसको हम लोग बुलाते हैं लिमुलस। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल। लिविंग माने जिंदा, फॉसिल माने कुछ पुराना जमाने का कोई चीज। अब इसको ऐसे समझो, पहले जब आर्थ्रोपोड्स बना तो सारा का सारा आर्थ्रोपोड्स क्या बना, पानी में बना। तो सब आर्थ्रोपोड्स का रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या था, गिल्स। अगर लोग इनिशियली जब इवोल्यूशन हुआ और पहली बार अर्थ में आर्थ्रोपोड बना, तो सपोज 100 आर्थ्रोपोड बना, 100 में 100 आर्थ्रोपोड जो है वो पानी में बना, उनका गिल्स था। फिर उन 100 आर्थ्रोपोड्स में से कुछ आर्थ्रोपोड ने क्या सोचा कि हम लोगों को अपना गिल को ज़्यादा इफिशिएंट बनाना है। तो इफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग को गिल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो नेक्स्ट लेवल क्या है, बुक गिल्स। ठीक है, क्यों ये नेक्स्ट लेवल है वो भी मैं समझाऊंगा। तो बुक गिल्स इज लेवल 2 ऑफ गिल्स। तो बुक गिल्स बना, बुक गिल्स कितना ऑर्गेनिज्म बना, 100 था, 100 में से सबका पास गिल्स था, उनमें से 20 ने बुक गिल्स बना लिया। ठीक, बुक गिल्स बनाने के बाद, ठीक है ना, नेचर ने बुक गिल्स को इतना फेवर नहीं किया। तो उनमें से बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है वो सोचा कि बुक गिल्स के साथ जिंदा रहना थोड़ा मुश्किल है, या बुक गिल्स से भी हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उन 20 में से 19 ऑर्गेनिज्म इधर बुक लंग्स में कन्वर्ट हो गया, या फिर ट्रेकियल सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा 4th सिस्टम है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 3rd है बुक लंग्स, सॉरी, ठीक है, 3rd है हमारा बुक लंग्स। तो वो जो 20 ऑर्गेनिज्म, 100 में गिल्स, 100 में से 20 ने बुक गिल्स, 20 में से 19 इधर बुक लंग्स बनाने को चला गया, या ट्रेकियल सिस्टम बनाने को चला गया, या मर गया। मर गया माने नेचर ने उसको कुछ ऐसा कंडीशन दिया जिसमें वो सरवाइव नहीं कर पाया, मर गया। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म ना बुक लंग्स में कन्वर्ट हुआ, ना ट्रेकिया में कन्वर्ट हुआ, ना नेचर उसको मार पाया। वो ऑर्गेनिज्म कौन है, ये समझ में आया। तो इवोल्यूशनरी के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो बुक लंग्स एक कितना पुराना कैरेक्टर है, सॉरी, बुक गिल्स एक कितना पुराना कैरेक्टर है, गिल्स के जमाने का कैरेक्टर है। और वो कैरेक्टर का जितना भी ऑर्गेनिज्म था वो बहुत पहले मर गया, या उसने अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम कन्वर्ट कर लिया इनटू बुक लंग्स या ट्रेकिया। तो उस जमाने से, उस जमाने का एक पुराना सिस्टम को बॉडी में लेते हुए अगर आज तक कोई जिंदा है वो है ये। इसलिए इसको हम लोगों ने लिविंग नाम दिया, जिंदा है, और फॉसिल क्योंकि बहुत पुराना कैरेक्टर अपने में लिए हुए है, इसको जाने नहीं दे रहा है, ना इसको बुक लंग्स बनने दे रहा है, ना ट्रेकियल सिस्टम बनने दे रहा है, और ना मर रहा है। ठीक है, नेचर ने इसके बाकी सब साथियों को मार दिया, या फिर उनको फोर्स किया कि तुम लोग बुक लंग्स बन जाओ या ट्रेकियल सिस्टम बन जाओ। एक जो नेचर के अगेंस्ट में खड़ा है और आज भी हमारे बीच मौजूद है, वही। क्यों मैं बोल रहा हूँ नेचर ने फेवर नहीं किया, क्योंकि अगर नेचर फेवर करता तो इसका जैसा और सेवरल स्पीशीज होता जिनमें ये होता। आज सिर्फ इसमें क्यों है, दैट मीन्स नेचर ने फेवर नहीं किया। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल है जिसने नेचर के फेवरिज्म के अगेंस्ट भी इस कैरेक्टर को अपने में रखा, इसको इवॉल्व नहीं किया, इसको मिटने नहीं दिया, इसको अपने में रखा, वो है बुक गिल्स। ठीक है, और बुक गिल्स में देखो एडवांटेज क्या मिलेगा, सेम ये फेरिंग्स है, ये माउथ है, पानी फेरिंग से घुसेगा, माउथ से निकलेगा। लेकिन इस बुक गिल्स में क्या अलग है, देखो ये इस तरीके का कुछ कुछ फोल्ड आ गया है। ये जो फोल्ड है, इन फोल्ड्स को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन फोल्ड्स को हम लोग बुलाते हैं लेमिली। अब जब पानी यहाँ से घुसेगा, वो पानी को क्या होना पड़ेगा, ऐसे करके आना पड़ेगा, फिर ऐसे करके जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके आना पड़ेगा, फिर ऐसे करके। तो पानी को कितना टाइम घूमना पड़ रहा है इस गिल्स के अंदर। पहले वाले में तो इधर से घुसा, फटक से इधर से निकल गया, तो एक्सचेंज होने का टाइम कम मिला। लेकिन अब लेमिली होने की वजह से क्या होगा, ब्लड को बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा, तो एक्सचेंज होने के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा, ब्लड वेसल के साथ मोर एक्सचेंज होगा, बॉडी को ज्यादा गैस मिलेगा, बॉडी वेल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट में मूव करूं, दैट इज बुक लंग्स, वो इससे भी एडवांस लेवल का किसमें पाया जाता है, स्पाइडर स्कॉर्पियन। एक स्पाइडर को अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे एक स्पाइडर ऐसा दिखाई देगा, ऐसा देखो, उसका माउथ पार्ट्स ऐसे, उसका लेग्स ऐसे ऐसे निकला है,
जो ऐसे वाल में चल के जा रहा है उसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो मुझे ऐसा दिखाई देगा। तो स्पाइडर स्कॉर्पियन में क्या होता है, उनका जो हेड और थोरेक्स है वो एक होता है, इसलिए इनका बॉडी का जो सेगमेंट है उसमें मैंने दो सेगमेंट बनाया है। एक को हम लोग बुलाते हैं सेफालोथोरेक्स, जिसमें हेड एंड थोरेक्स फ्यूज्ड है, वो है ये। अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बॉडी फॉर्म में क्या बोला, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। इन केस ऑफ स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, हेड एंड थोरेक्स इज वन, दैट इज कॉल्ड एज सेफालोथोरेक्स, जिससे लेग निकल रहा है, जिसमें माउथ पार्ट्स है। एंड एक ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, एब्डोमेन। तो एब्डोमेन में हम लोग क्या देखेंगे, इस तरीके का बहुत सारा होल देखेंगे। ये होल को क्या बुलाते हैं, स्पाइराकल्स। तो ये है वो स्पाइराकल्स, देखो एक लाइन में होल, और उन स्पाइराकल्स से इंटरनली कनेक्टेड है एक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको हम लोग बुलाते हैं बुक लंग्स। इस बुक लंग्स के अंदर लेमिनी प्रेजेंट है, और इस बुक लंग के साइड में मसल प्रेजेंट है, एब्डोमिनल मसल। एबी मसल माने एब्डोमिनल मसल, उस तरफ एब्डोमिनल मसल, ठीक है। अब जब ये एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट करेगा, ये लंग्स को छोटा कर देगा, तब ये जो लंग है बुक लंग, उससे सारा एयर निकल के चला जाएगा। जब ये दोनों मसल रिलैक्स करेगा, तो रिलैक्स होने के टाइम में क्या हो जाएगा, ये जो जगह है वो जगह एक्सपांड करेगा और एयर को खींच के अंदर घुसा लेगा। तो देखो एक ऑलमोस्ट लंग के जैसा एक स्ट्रक्चर बनने लगा है। स्पाइराकल्स जो है, ठीक है, इसको तुम लोग बुला सकते हो स्पाइरेकुलर नेटवर्क या पाइप। ये स्पाइरेकुलर नेटवर्क और पाइप, जिसके थ्रू एयर अंदर आएगा, कहाँ आएगा, इस जगह पे। यहाँ पे लेमिनी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है बुक लंग्स। लंग्स के चारों तरफ, दोनों तरफ दो मसल है, जो है एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्ट करेगा, बुक लंग्स को कंप्रेस करेगा, सारा एयर बाहर, ठीक है। ये एब्डोमिनल मसल रिलैक्स करेगा, इसमें क्या होगा, एक ओपनिंग होगा, उस ओपनिंग में सक्शन क्रिएट होगा, उसके वजह से स्पाइरल से एयर खींच के अंदर घुसा लेगा। अंदर घुसा रहा है माने इंस्पिरेशन, और कंट्रैक्ट करके एयर को बाहर निकाल रहा है माने एक्सपीरेशन। और ये जो बुक लंग है उसके बहुत पास से ब्लड वेसल जाएगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन एंड CO2 का एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो और बेटर सिस्टम आ गया है, डायरेक्टली एयर आ गया है बॉडी के अंदर और आके ब्लड के साथ नेसेसरी एक्सचेंज कर रहा है। जबकि इसमें और इसमें अभी भी जो गैस है वो पानी में डिफ्यूज है, एंड पानी के थ्रू ब्लड और पानी के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन इसमें एयर को, डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर खींचने का एबिलिटी डेवलप कर लिया है, ठीक है। आई होप ये एबिलिटी समझ में आया है कि जब ये मसल्स एक्सपांड करेगा तो यहाँ पे एयर को खींच के ले आएगा, इंस्पिरेशन। जब मसल कंप्रेस करेगा, यहाँ से एयर को खींच के बाहर, मतलब धक्का मार के बाहर निकाल देगा, एक्सपीरेशन, ठीक है। ये समझ में आया होगा। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए एब्डोमेन, इन मसल्स का नाम एब्डोमिनल मसल, ठीक है। और लेमिनी प्रेजेंट है, इसलिए बुक, और लंग्स क्योंकि डायरेक्टली एयर आ रहा है, जा रहा है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन लंग, इसलिए ये नाम दिया गया है। तो ये है योर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ क्या नाम है, आर्थ्रोपोड्स। अभी चौथे स्ट्रक्चर पे अभी हम लोग चलेंगे, इसका अच्छे से नोट्स बना लो। तो ये है डिस्कशन किसका, ट्रेकियल सिस्टम का, ठीक है। जो 4th सिस्टम है और जो सबसे वेल डेवलप्ड सिस्टम माना जाता है ट्रेकियल सिस्टम, उसका डिस्कशन है ये, ठीक है। अच्छा, इन ट्रेकियल सिस्टम जो सबसे वेल डेवलप्ड सिस्टम है, इसमें हम लोग को क्या मिलेगा, अगर मैं एक इंसेक्ट को डोर्सली देखूं, कोई चल के जा रहा है, मैं उसको ऐसे डोर्सली देख रहा हूँ, तो ये दो लेटरल साइड होगा, ठीक है। ये दो लेटरल साइड होगा, पकड़ लो, एक इंसेक्ट का बॉडी है, ये एक लेटरल साइड है, एक लेटरल साइड है, हम लोग डोर्सली देख रहे हैं। तो जब देखेंगे तो लेटरल साइड में हम लोग को 10 इस तरीके का पोर्स मिलेगा। ये जो 10 पोर्स है लेटरल साइड में, इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, स्पेरिकल्स, स्पाइरेकल्स। 10 ऑन ईच साइड, इस साइड में 10 है, इस साइड में 10 है, ठीक है। एक स्पिराकल को अगर हम लोग जूम करके देखें, इस होल को अगर जूम करके देखें तो क्या दिखाई देगा, ये जो स्पिराकल है उसके अंदर में प्रेजेंट है कुछ स्पाइरेकुलर हेयर, जो एयर का एंट्री के टाइम में डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को रोकेगा। ये जो हेयर्स है, जब एयर अंदर जाएगा तो स्पिराकल के थ्रू अंदर जाएगा, तो उस एयर में जो डस्ट पार्टिकल वगैरह है उसको ये स्पाइरेकुलर हेयर, डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, ये सबको रोक देगा। और स्पिराकल के चारों तरफ एक मस्कुलर रिंग है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्पिराकल को रेगुलेट करेगा। कभी कभी खुलेगा स्पिराकल को, कभी कभी बंद कर देगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग को, ऑफ स्पिराकल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करेगा मस्कुलर रिंग। स्पिराकल से अंदर की तरफ जुड़ा हुआ है एक स्पिराकुलर नेटवर्क, वो स्पिराकुलर नेटवर्क आगे खुलता है इस तरीके का स्ट्रक्चर में, जिसका नाम है ट्रेकियल ट्रंक। ट्रेकियल ट्रंक से रन करता है ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब से इस तरीके से छोटा छोटा निकलता है ट्रेक्यूल्स और ट्रेक्यूलर कैपिलरीज, इनको हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म उसमें भी हम लोगों ने देखा था, बुक लंग्स में भी हम लोगों ने देखा था, एब्डोमिनल मसल करता है, इनमें भी
एब्डोमिनल मसल ही करता है। एब्डोमिनल मसल को हम लोग टार्गोस्टार्नल मसल भी बोलते हैं। आगे जाके कॉकरोच का भी बारे में हम लोग को पढ़ना है टिश्यू चैप्टर में डिटेलिंग में अबाउट द इंसेक्ट कॉकरोच। वहां पे ये टार्गोस्टार्नल का मीनिंग मतलब सब उधर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस याद रखो कि जिनमें ट्रैकियल सिस्टम है उनका ब्रीदिंग प्रोसेस को चलाने वाला रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन है एक मसल, और वो मसल का नाम है एब्डोमिनल मसल और टार्गोस्टार्नल मसल। ठीक है, अच्छा, ये मसल जब भी कंट्रैक्ट करेगा, तो एक मसल इतना बड़ा है वो कंट्रैक्ट कर रहा है तो वो मसल छोटा हो रहा है। जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो मसल छोटा होता है। तो बॉडी में बोले एक जगह पे मसल ऐसे प्रेजेंट है, वो जब कंट्रैक्ट कर गया तो बॉडी में कितना जगह निकल गया, इतना जगह निकला कि नहीं, इतना लंबा मसल है, वो जब कंट्रैक्ट करेगा इतना छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जगह क्या हुआ, क्रिएट हुआ ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो जब भी ये मसल कंट्रैक्ट करेगा इट क्रिएट स्पेस, बॉडी के अंदर स्पेस बनेगा। तो वो स्पेस के वजह से एयर अंदर चला आएगा, अंदर स्पेस एयर अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुलाते हैं, इंस्पिरेशन। ये जब एयर अंदर आएगा तो स्पिराकुलर मस्कुलर रिंग क्या करेगा, स्पिराकल को खुलेगा, सो एयर अंदर जाएगा, उसके बाद स्पाइरेकुलर रिंग बंद हो जाएगा, सो दैट एयर थोड़ा टाइम के लिए अंदर रहे। तो ये एयर स्पिराकल के थ्रू, इसके थ्रू फिल्टर होके स्पाइरेकुलर नेटवर्क के थ्रू ट्रेकियल ट्रंक के थ्रू ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू ट्रेक्यूल्स। और ट्रेक्यूल्स होता है बॉडी का जितना भी सेल है, सब सेल के एकदम क्लोजेस्ट प्रोक्सिमिटी में, आसपास में। यहाँ पे जो एयर आएगा वो एयर क्या करेगा, ऑक्सीजन दे देगा किसको, सेल को। सेल से क्या उठाएगा, CO2। फिर ये वाला मसल क्या करेगा, कंट्रैक्ट से रिलैक्स हो जाएगा, स्पेस जो जनरेट हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो प्रेशर के वजह से एयर को धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा एक्सपीरेशन। तो मैंने यहाँ पे इंस्पिरेशन लिखा है, उसको अगर उल्टा कर दो एक्सपीरेशन। कि मसल जब कंट्रैक्ट कर रहा है, स्पेस बन रहा है, उस स्पेस बनने की वजह से एयर को अंदर बुलाया जा रहा है। वो एयर यहाँ पे स्पिराकल के थ्रू स्पाइरेकुलर नेटवर्क, ट्रेकियल ट्रंक, ट्रेकियल ट्यूब, ट्रेकियल में जब एयर आ जाएगा स्पिराकुलर वो बंद हो जाएगा, सो दैट एयर अंदर रहे। वो जब एयर अंदर रहेगा वो एयर सेल के एकदम पास पहुंच गया, बॉडी के हर एक सेल के एकदम पास पहुंच गया एयर डायरेक्टली। उस एयर से ऑक्सीजन सेल के अंदर, सेल से CO2 उस ट्यूब के अंदर। फिर ये मसल क्या करेगा, कंट्रैक्ट क्या था, रिलैक्स कर जाएगा। रिलैक्स करेगा तो स्पेसेस जो क्रिएट हुआ था वो खत्म हो जाएगा, एक एयर प्रेशर बने, पुश बनेगा, उस पुश की वजह से एयर बाहर निकल जाएगा। ऐसे करके एयर बाहर निकल जाएगा, एक्सपीरेशन। ठीक है, सो आई होप ये ट्रेकियल सिस्टम तुम लोग को समझ में आया है, प्रॉपर्ली क्लियर है कि कैसे ये इसका मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। मूविंग ऑन टू सम अदर इंपॉर्टेंट फीचर्स। सो ये है हमारा रिमेनिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, तो रिमेनिंग कैरेक्टर्स में हम लोग अभी कुछ ही बाकी है। इसमें एक है सेंसोरी सिस्टम। तो सेंसोरी सिस्टम में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। पहला है एंटीना। तो इनका एंटीना है व्हीप लाइक, चाबुक, व्हीप लाइक, स्लेंडर, लंबा, जॉइंटेड अपेंडेज, एक जगह से निकल रहा है, कॉमन फंक्शन कर रहा है, विच इज मल्टी सेगमेंटेड। अगर मैं फिर से एक इंसेक्ट को ऐसे ड्रॉ करूँ, हुआ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। तो हेड में यहाँ पे आँख, ठीक है, ये जो दोनों आँख है, ये दोनों आँख के ठीक सामने यहाँ पे एक इस तरीके का एक पैड रहता है। ठीक है, ये जो पैड है, इस पैड का नाम है क्या, इसका नाम है एंटीनल सॉकेट। ठीक है, इस पैड का नाम है एंटीनल सॉकेट। और ये जो एंटीनल सॉकेट है, ये एंटीनल सॉकेट का बीच से एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से एक निकलेगा ऐसा, एक निकलेगा ऐसा, और ये है इसका एंटीना। और ये बोला जा रहा है कि इसका एंटीना जो है वो मल्टी सेगमेंटेड है, इस तरीके से सेगमेंट 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 टाइप का है। क्यों है सेगमेंटेड, क्योंकि हर एक सेगमेंट में एक अलग अलग रिसेप्टर प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे कि इस एंटीना का जो टॉप मोस्ट सेगमेंट है वहां पे प्रेजेंट है कौन, टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर क्या रिसेप्टर है, टच रिसेप्टर है। ठीक है, फील करेगा, चीजों को टच करके फील करेगा। सेकंड है ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ओल्फैक्टो रिसेप्टर क्या रिसेप्टर है, स्मेल रिसेप्टर, स्मेल रिसेप्शन करेगा, केमिकल्स को पकड़ेगा एयर से और समझेगा ये केमिकल कहाँ से आया है, किसका है। और नीचे, सबसे नीचे होता है थर्मल रिसेप्टर, माने गरम ठंडा, इसका रिसेप्टर। तो जिससे तुम कभी भी देखोगे बहुत गर्म चीज़ के आसपास इंसेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो लोग, क्योंकि थर्मल रिसेप्टर से लोग समझ जाता है कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो ये है पहला चीज़ जो डिस्कस करना था। सेकेंड है आइज। आइज में हम लोग को 2 टाइप्स ऑफ आइज मिलेगा, जिसमें एक टाइप को हम लोग क्या बुलाते हैं, सिंपल आई। सिंपल आई किसमें होगा, जिनमें एक सिंगल विजुअल यूनिट होता है, और उस सिंगल विजुअल यूनिट को हम लोग ओसेली बुलाते हैं। एग्जाम्पल इसका होगा स्पाइडर। स्पाइडर को अगर तुम लोगों ने जूम करके कभी कभी फोटो वोटो में देखा होगा, तो पूरा काला डॉट आके होता है, वो है ओसेली। ठीक है,
एंड कंपाउंड आई जो है, कंपाउंड आई में एज मेनी एज 2000 विजुअल यूनिट एक साथ होता है, ठीक है। तो एक ओसेली जो है वो देखने में ऐसा होगा, एक कंप्लीट है। लेकिन एक कंपाउंड आई जो है, वो कंपाउंड आई को अगर हम लोग जूम करेंगे तो एक कंपाउंड आई ऐसा दिखाई देगा, इस तरीके का छोटा छोटा यूनिट से बना हुआ एक ऐसा आँख, ठीक है, जिसमें इस तरीके का छोटा छोटा यूनिट ऐसे प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है। तुम लोग गूगल में अगर कंपाउंड आई मारोगे तो वहाँ पे भी तुम लोग को अच्छे से दिखाई देगा, इस तरीके का बहुत सारा छोटा छोटा यूनिट से एक आँख बनता है, ठीक है। तो ये जो यूनिट है सिंगुलरली इनको हम लोग क्या बुलाते हैं, ओमाटिडियम, कलेक्टिवली एक साथ क्या बुलाते हैं, ओमाटिडिया, DIA, TIDIA, ओमाटिडिया, ठीक है। तो ये रहा रिगार्डिंग आईज, ठीक है। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूँ कंपाउंड आई का, तो यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल में मिलेगा कौन, हाउस फ्लाई, ठीक है। स्टेटोसिस्ट बैलेंस ऑर्गन, ऐसे दीवार उवार पे चढ़ जाता है जहाँ तहाँ, ठीक है ना। तो कैसे इसका बॉडी का बैलेंसिंग कौन करता है, स्टेटोसिस्ट करता है। और स्टेटोसिस्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, जो उसका पीठ होता है, डोर्सल साइड, उस डोर्सल साइड के ठीक नीचे पाया जाता है इस ऑर्गेनिज्म का बैलेंस ऑर्गन, जिसका नाम है स्टेटोसिस्ट, जिसके मदद से वो बैलेंस करता है, दीवार उवार पे चढ़ता है, फिर भी बॉडी का पोजिशनिंग के बारे में उसको खबर रहता है और प्रॉपरली बैलेंस भी रहता है, वो है ड्यू टू दिस स्टेटोसिस्ट बैलेंस, ठीक है। So these are your next some general characteristics. First we will talk about excretory system, कि बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर कैसे जाता है। तो एक ये जो मेल्फिजियन टिब्यूल है, ये मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन टिब्यूल पाया जाता है। और अगर हम लोग को पूछा जाए विच इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स, तो हम लोग इसी को कंसीडर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ मतलब जो आर्थ्रोपोड है, उस आर्थ्रोपोड का मोटा मोटी 90 to 95% में मेल्फिजियन टिब्यूल ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। कॉकरोच, टिक, ग्रासोपर, ये सब एग्जाम्पल है। कुछ आर्थ्रोपोड में, स्पेशली जो लोग पानी में रहता है, उनमें प्रेजेंट होता है ग्रीन और एंटीनल ग्लैंड, ठीक है, वो है ये एग्जाम्पल। कॉक्सियल ग्लैंड ये पाया जाता है स्पाइडर, स्कॉर्पियन में, ठीक है। अब मेल्फिजियन टिब्यूल कैसे एक्सक्रीशन करता है, वो मैकेनिज्म हम लोग जब कॉकरोच आएगा तब पढ़ेंगे, यहाँ पे और मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ। तो मेल्फिजियन टिब्यूल कैसे एक्सक्रीशन में मदद करता है, दिस वी विल स्टडी व्हेन वी रीच द कॉकरोच वाला पार्ट, ठीक है, आगे आएगा तो वहाँ पे हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे, फिजियोलॉजी समझेंगे। अभी के लिए बस नाम और एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मोस्टली डायोशियस माने मोनोशियस भी है, यूनिसेक्सुअल, इसमें मोस्टली उसली नहीं लिखा है, मतलब ऑल ऑफ देम आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, मैंने मेल अलग फीमेल अलग। मोस्टली ओविपेरस, ठीक है, इसका मतलब इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, स्कॉर्पियंस आर विविपेरस। ओविपेरस माने जो अंडा देता है, ठीक है, और अंडे से बच्चा निकल के आता है, उसको हम लोग ओविपेरस बोलते हैं। विविपेरस माने हम लोग कि जो बच्चा बॉडी के अंदर डेवलप होता है और डायरेक्ट बच्चा निकल के आता है, उसको हम लोग विविपेरस बोलते हैं। तो स्कॉर्पियंस गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली, ठीक है, जबकि जनरली ओविपेरस होता है। जैसे कि स्पाइडर क्या करता है, वो अपना अंडा को ऐसे लेके घूमता रहता है कि नहीं मदर, और फिर वो जो बैग है व्हाइट कलर का बैग, उस बैग से क्या होता है, बहुत छोटा स्पाइडर निकल के आता है, लाइक दैट। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये भी मोस्टली माने एक्सटर्नल भी होता है। एक्वाटिक फॉर्म जो है उनमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है। मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट माने अंडा से जो बाहर आएगा, दैट यंग वन विल लुक सिमिलर टू द मदर। जैसे कि अगर मोस्टली डायरेक्ट डेवलपमेंट, अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, स्पाइडर लिखूंगा। स्पाइडर जो फीमेल है वो ऐसा करके व्हाइट कलर का पाउच के जैसा स्ट्रक्चर कैरी करता है, और फिर जब मैच्योर हो जाता है वो पाउच का जैसा अंडा का जो पाउच है वो टूटता है, अंदर से छोटा स्पाइडर निकल के आता है, जो देखने में एडल्ट के जैसा होता है, बट छोटा इन साइज होता है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं है, कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का बारे में बात हो तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारा के बारे में लिख सकते हैं। बटरफ्लाई का लिख सकते हैं एग्जाम्पल, कॉकरोच का लिख सकते हैं। कॉकरोच में भी मैंने अभी समझाया, जो यंग वन होगा नीम वो जाके एडल्ट बनता है। और नीम और एडल्ट तुम लोग समझोगे, एक कॉकरोच होता है जिसमें विंग्स नहीं होता, और उसका जो पीठ वाला रीजन है, दैट मीन्स ये वाला जो रीजन है, इसको अगर हम लोग डोर्सली देखेंगे तो ये पीठ में इस तरीके का मार्जिन ऐसे करके प्रेजेंट होगा, मार्जिन प्रेजेंट होगा, और विंग्स नहीं होगा, वो है निम्फ, वो उड़ नहीं सकता है, और ऐसे करके येलो कलर का मार्जिन प्रेजेंट होगा। वो जो ब्राउन कलर का एक्सोस्केलेटन है उसमें येलो कलर का मार्जिन, लेकिन जो एडल्ट होगा उसका एक्सोस्केलेटन पूरा प्लेन होगा, उसमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं होगा, और उसमें विंग्स भी होगा, वो होता है एडल्ट। तो देखो कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, एक्सोस्केलेटन के कलर में डिफरेंस है, साइज में डिफरेंस है, विंग्स का प्रेजेंस एब्सेंस में डिफरेंस है, तो क्या होगा, उसको मोल्टिंग कर करके एडल्ट बनना पड़ेगा। तो डिफरेंस है, तो वो यंग वन विल शो मेटामॉर्फोसिस इन डायरेक्ट डेवलपमेंट।
ठीक है। तो ये सब जनरल कैरेक्टर है, एग्जाम्पल वगैरह दे दिए, अच्छे से ये सब पढ़ो। यहाँ पे जितना भी नॉर्मल और जनरल कैरेक्टर है वो सब कर लिया, थोड़ा सा कुछ मैकेनिज्म, कुछ एक्सटेंसिव स्टडीज़ और भी है, ये बाद में कभी हम लोग करेंगे। अभी के लिए तुम लोग इतना ही सीख लो, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, वहाँ पे आई विल डिस्कस अबाउट मोलास्का। थैंक यू।